हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब दृश्यम आईएएस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू की थी और हम यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो था भारत की आकृति और स्थिति, और दूसरा हमने पढ़ा भारत का भौतिक स्वरूप, और तीसरे चैप्टर में हमने यानी पिछली क्लास में हमने देखा भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हमने भारत की विभिन्न विभिन्न नदियों यानी हिमालयी नदियों और प्रायद्वीप नदियों के अपवाह तंत्रों के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो फोर्थ चैप्टर हमने जलवायु का स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में हमने जलवायु पढ़ लिया था, आज हम उसी के आगे देखेंगे। तो इसमें हमने जलवायु के चैप्टर में हमने जलवायु जलवायु और मौसम के बीच में अंतर को समझा था, है ना। के बाद में हमने जलवायु नियंत्रण देखा था, महासागरीय धाराएं, और ये जलवायु को अक्षांश, ऊंचाई और वायुदाब किस तरीके से इफेक्ट करता है या किस तरीके से प्रभाव डालता है, ये भी हमने देख लिया था। आज की क्लास में हमें शुरू करना है कोरियोलिस बल से। तो सबसे पहले हम कोरियोलिस बल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कोरियोलिस बल में कुछ अपनी तरीके से डायग्राम बना के देखो। सबसे पहले तो क्या क्या होता है कोरियोलिस फोर्स। बल बल ठीक है। देखो, आपको पता है ये हमारी क्या है, 0 डिग्री, पता है आपको, ठीक है। ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। आपको ये भी पता है कि हमारी पृथ्वी किस तरीके से पश्चिम से पूर्व गति कर रही है, किस तरीके से, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। ये आपको पता है कि ये अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व घूम रही है, ठीक है, वेस्ट भ्रमण कर रही है। तो कोरियोलिस बल आखिर है क्या। कोरियोलिस बल कुछ नहीं, बस पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण के कारण लगने वाला बल है, लगने वाला बल है, जो कि विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। कैसे कैसे मान लीजिए आप उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से आप चलना शुरू करते हैं, आपको इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं और इस पॉइंट तक आपको जाना है। जब आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, यानी कि जब तक आप पहुंचेंगे उस बिंदु तक, अब ये बिंदु यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है। क्या समझ में आया, कैसे, एक बार फिर से देखें, समझिए। यदि आप इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप चलते हैं तो पृथ्वी तो हमारी घूम रही है ना, पृथ्वी के भ्रमण के कारण अब ये बिंदु इस जगह से इधर पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ पहुंचे, ठीक है। यही है हमारा कोरियोलिस बल, ठीक है, जो विपरीत दिशा में काम कर रहा है। इस बल के कारण अब ये बिंदु यहाँ से शिफ्ट हो गया। जब यहाँ से चलना आप प्रारंभ करेंगे तो अब यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। यही बात अगर मैं करूं दक्षिणी गोलार्ध में, मान लीजिए अभी इस पॉइंट से यहाँ पे चलना शुरू करते हैं, ठीक है। चलना शुरू करते हैं तो आप, अब क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे ये बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, कहाँ पे, बाईं ओर, और उत्तरी गोलार्ध में यही चीज दाईं ओर, ठीक है। कहाँ पे, दाईं ओर, यानी कि बाईं ओर, इसका मतलब कि
इस जगह, है ना भाई। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ चल रहे हैं तो आप इसके बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा है कोरियोलिस पर। कोरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर यानी कि 90 डिग्री पर, यानी कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। और भूमध्य रेखा पर, मध्य रेखा पर का मान, इसका मान क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये था हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल को थोड़ा सा हम बुक से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। देखो क्या कह रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम कहते हैं। क्या, अगर यहाँ कोई पवन चल रही है, यहाँ कोई पवन चल रही है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर, कहाँ पे, बाईं ओर घूम जाती है, मतलब कि विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। कोरियोलिस बल समझ में आ गया। अब हमें बढ़ना है आगे, जेट स्ट्रीम मतलब कि जेट धाराएं। देखो जेट धाराएं पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा एक बार कोरियोलिस बल को फिर से। कैसे, देखिए एक डायग्राम बनाएंगे अपनी अर्थ का। ये आपको पता है क्या है, अपनी 0 डिग्री। ये आपको पता है अपनी क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ऐसे ही ये आपको पता है ये क्या है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ये हमारी क्या है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद यहाँ बात करूँ मैं तो ये है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया, कोरियोलिस बल में किस तरीके से हवाएं अपना विक्षेपित करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखनी है जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम क्या होती है। ये पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ग्लोब को देखेंगे किस तरह से कोरियोलिस बल इधर काम कर रहा है, किस तरीके से अपना मॉनसून भी आ रहा है, ठीक है। देखो ये भूमध्य रेखा है, आपको पता है। मैंने मैंने एक बात बताई थी आपको कि सूर्य जो है हमारा, ये हमारा सूर्य है। ये जो सूर्य है हमारा, इसकी वर्ष भर जो किरणें पड़ती हैं कहाँ पड़ती हैं, इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर पड़ती हैं, ठीक है। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर सूर्य की वर्ष भर जो किरणें हैं वो पड़ती हैं लंबवत, ठीक है। कब कब पड़ती हैं मैं ये भी बताऊं आपको, कब कब पड़ती हैं। देखो मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है। यहाँ सूर्य, ठीक है। इस सूर्य की किरणें वर्ष भर हमारे इतने एरिया पे पड़ रही हैं, कितने पे, इतने पे। ये 0 डिग्री है हमारी, 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है। ये सूर्य की किरणें हमारी इतने एरिया पे लंबवत पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं, देखिए साल में 2 बार तो, कब कब, 2 दिन, 2 दिन ये किरणें लंबवत भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। एक बार ये लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है और एक बार ये लंबवत यानी 90 डिग्री पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है।
सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ी यहाँ पर मतलब कि इस साल में कर्क रेखा पर पड़ी 21 जून को। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर। उसके बाद ये किरण पड़ती है यहाँ पे भूमध्य रेखा पर। सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर। कब? 23 सितंबर। ठीक है, उसके बाद ये हमारी पड़ रही हैं मकर रेखा पर। कब? कहाँ पे? मकर रेखा पर। किस दिन? 22 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद ये दोबारा भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 मार्च। इतना समझ में आया? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले लंबवत पड़ती हैं 21 जून कर्क रेखा पर, फिर पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, मध्य रेखा पर, उसके बाद पड़ती हैं कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये पड़ती हैं 21 मार्च में भूमध्य रेखा पर। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता दिखाई देता है। ये ऐसा ही चलता जाता है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूँ, देखो, मान लो ये है अपनी सन। ठीक है, ये है अपना सन। उसके बाद ये है पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं बात करूं 21 तो सूर्य की सीधे किरणें कहाँ पड़ रही हैं? अब हमारा देखो, पृथ्वी जो है हमारी वो झुकी हुई है, ये तो आपको पता होगा। कैसी है? झुकी हुई है ना। अपने अक्ष पर पृथ्वी हमारी तरह से। ठीक है, ये हमारी है मध्य रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा, इस तरह से मैंने ये सन है, दिस इज आवर सन, और ये है पृथ्वी। तो 21 जून की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सन की जो सीधे किरणें हैं वो कहाँ पड़ रही हैं? अपनी कर्क रेखा पर। ठीक है, कहाँ पड़ रही है? 23 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, उसके बाद सूर्य की हमारी किरणें पड़ रही हैं कहाँ पे? सीधी पड़ रही हैं मध्य रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री पर। के बाद हमारी जो किरणें हैं वो पड़ती हैं मकर रेखा पर। कहाँ पे? मकर रेखा पर, 23 हाफ ऑफ साउथ। ठीक है, इसके बाद दोबारा हमारी किरणें पड़ती हैं मध्य रेखा पर। अब यहाँ पे भूमध्य रेखा पर कब पड़ी? 23 सितंबर। उसके बाद मकर रेखा पर पड़ी, मकर रेखा पर कब पड़ी? 22 दिसंबर। उसके बाद दोबारा भूमध्य रेखा पर कब पड़ी? 21 मार्च। इतना समझ में आ गया? ये सन है, ये अलग अलग दिन है जहाँ पे हमारी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जब ये भूमध्य रेखा पर यहाँ पे इस एरिया पे पड़ रही हैं लगातार किरणें, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे? अपना उष्णकटिबंधीय। क्या बोल देंगे? उष्ण
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, पहले तो ये देखो कि क्या बोलते हैं इन्हें। फिर ये है हमारा, ये भी उष्णकटिबंध, ये है कटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, क्या है, उपोष्ण कटिबंध। के बाद ये है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध, ठीक है। इसके बाद ये है यहाँ शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है ये उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। के बाद ये है शीत कटिबंध, शीत, शीतोष्ण कटिबंध। और फिर यहाँ पे है शीत कटिबंध, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस जगह पर सूर्य की किरणें लंबवत साल भर रहती हैं, तो इस एरिया पर टेम्परेचर तो बहुत अधिक होगा। जब साल भर सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही हैं तो टेम्परेचर अधिक होगा, ये तो तय है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो प्रेशर क्या होता है, लो। क्या होता है, लो। इसे पढ़ने के पहले एक बात और पढ़ेंगे, ताप और दाब में क्या पढ़ना है हमें, अंतर या संबंध कह सकते हैं, अंतर की जगह संबंध बोले। ताप और दाब में संबंध देखिए, ताप और दाब में जो पवनों का प्रवाह होता है वो सदैव, याद रखना हमेशा, पवनों का प्रवाह जो होता है हमेशा कहाँ होता है, पवनों का प्रवाह सदैव, सदैव उच्च दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, निम्न वायु दाब की ओर ये रहता है। पूरा मॉनसून या पूरा मॉनसून अपना यही ताप और दाब का ही पूरा खेल है ये। देखो इस, तो कैसा रहता है, उच्च दाब वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर रहता है, ये तो हो गया। देखो ताप और दाब में क्या संबंध है, ये हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ताप किसी जगह पर ज्यादा है तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम। अगर ताप किसी जगह पर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। इतना समझ में आया। और जो हमारी पवने हैं उनका प्रवाह कैसा होगा, हमेशा हाई प्रेशर से, हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ होगा, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। कैसे, इतना समझ में आ गया कैसे। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही हैं इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर तो अधिक होगा, इतना तो तय है, और प्रेशर क्या होगा, कम, ठीक है। अब देखिए 9th क्लास की अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं। यहाँ टेम्परेचर कम है तो यहाँ याद कर लो, यहाँ प्रेशर कम है तो यहाँ कैसा होगा, ज़्यादा, ठीक है। कैसा है, प्रेशर ज़्यादा। के बाद यहाँ पे आप जानते हैं ध्रुवों पर बहुत ठंड पड़ती है तो हमेशा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। के बाद शीतोष्ण कटिबंध में प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, प्रेशर कम। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ प्रेशर कम है तो यहाँ ज़्यादा होगा, फिर यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और शीतोष्ण शीत कटिबंध में प्रेशर हमेशा ज़्यादा ही रहता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको एक और अलग तरीके से अगर मैं बताऊं, अब यहाँ पे इतना एक नया ग्लोब फिर से बनाएंगे अच्छे से समझने के लिए।
इस जगह पे कैसा होगा टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कैसा होगा कम। फिर यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रेशर कैसा है ज़्यादा, इस एरिया पे मैंने प्रेशर आप, यहाँ मैंने आपको प्रेशर कैसा कम, फिर यहाँ बताया मैंने आपको ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ प्रेशर क्या होगा, यहाँ कैसा प्रेशर होगा ज़्यादा, फिर यहाँ। अब मैंने आपको बताया पवनों की प्रवाह की दिशा हमेशा कैसी है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, इतना आपको मालूम है। अब देखो यहाँ पे हवाएं जैसी चल रही हैं, यहाँ पे हवाएं कैसी चल रही हैं, मैंने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिस बल के कारण हवाएं कैसी दाईं ओर घूम जाएंगी, मतलब कि हवा चल रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। कैसी चल रही है हवाएं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि इधर कुछ इस तरह से वायु चल रही हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से, और दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, इस तरह से। मगर मैंने आपको बताया कोरियोलिस बल भी तो लग रहा है, तो देखिए कोरियोलिस बल के कारण इनकी जो दिशा होगी, इनकी जो दिशा होगी ये इस तरह से है, और ये हमें ये जानी है दाईं तरफ, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये जाएगी दाईं तरफ, हवा कैसी विक्षेपित होगी दाईं तरफ। तो इसका दायां कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यानी कि इस जगह पे उष्णकटिबंधीय लो पे किस तरह से हवाएं चल रही हैं, ऐसी। ठीक है, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ये जाएंगी बाईं तरफ, अपनी बाईं तरफ, यानी इस तरह से। ठीक है, यानी कि इस तरह से हवाएं चल रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हवाएं कुछ इस तरह से चलेंगी कोरियोलिस बल के कारण, और यहाँ कैसे चलेंगी, इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमेशा हवा कैसी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ठीक है, देखिए इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हवाएं चल रही हैं। अब मैं आपको बता क्या रही थी, जेट स्ट्रीम, क्या बता रही थी मैं आपको, जेट स्ट्रीम। ये 9th क्लास के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। देखो ये मैंने बना लिया 0 डिग्री, मैं एक साइड का बता रही हूँ आपको ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। ये है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि हाँ ये है ध्रुव, पोलर एरिया। अब देखिए 0 डिग्री से मैंने बताया कि हमेशा हवा क्या होती है, मैंने आपको इधर बताया था क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि पृथ्वी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और तो हवा यहाँ की गर्म है, और हमेशा हवा गर्म होकर क्या होती है ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ से हवा क्या होती है ऊपर उठ रही है। ठीक है, हवा किस तरह से, इस तरह से हवा ऊपर उठ रही है। फिर इसके बाद ये हवा इस तरफ विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये हवा दो तरफ, एक यहाँ चली जाती है और एक इस तरफ, साढ़े 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये वापस आने लगी। ठीक है, ये समझ में आया। के बाद अब ये इसके बाद ये आ क्यों रही है, क्योंकि हवा जब कंपेशित मतलब कि जब दबती है, मतलब हवा यहाँ पे आ रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैंने बताया, एक तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया था कि इस जगह पे प्रेशर क्या होता है ज़्यादा। जब भी हवा ज़मीन के ऊपर दब रही है, यानी कि दबाव बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, और इधर पे टेम्परेचर के कारण क्या है प्रेशर कम।
क्योंकि हवा ऊपर उठ रही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, अ, अब यहाँ पे हवा क्या है, दोनों तरफ से बैठ रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, हवा ऊपर उठ रही है। हवा उठती है ऊपर तो क्या होता है, प्रेशर कम होगा ना उस जगह पे। इस तरह से यहाँ पे बैठ रही है तो प्रेशर ज़्यादा है यहाँ। अब देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे 23.5 डिग्री नॉर्थ और लगभग इस जगह पे पोलर एरिया की तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं इसे पोलर जेट स्ट्रीम, और यहाँ हम बोल देते हैं इसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जो जेट स्ट्रीम है, ये अपनी पृथ्वी पर, ये अपनी पृथ्वी पर कुछ इस तरह से चल रही हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में भी सेम चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम चलती है। ये अपनी सब ट्रॉपिकल विंड है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ये है हमारी पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी चल रही हैं सब ट्रॉपिकल, और ये हमेशा, ये सीधी नहीं, हमेशा ये क्या जिग जैग स्थिति में चल रही होती। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं, ये देखिए, ये है अपनी जेट स्ट्रीम। ये जनवरी में कुछ इस तरह के से जब भारत की तरफ आती है ना, तो ये एक तिब्बत के नीचे से और एक तिब्बत के ऊपर में, मतलब कि दो भागों में ये विभाजित होकर चलती हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर बात करूं जून के महीने में, तो ये जून के महीने में हमारी ऊपर से होती हुई निकल जाती है, क्योंकि हमारी आईटीसी जेड। अब यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी होगी, क्या क्या समझना होगा हमें यहाँ पे, आईटीसी जेड, आईटीसी, तो मैं थोड़ा और बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल हम चैप्टर की तरफ चलें थोड़ा। देखो, जेट जेट स्ट्रीम पढ़ ली हमने, लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के ये बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जटधारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। ठीक है, एक पूर्वी जटधारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जटधारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये प्रभावित होती है। ठीक है, समझ में आ गया कैसी है ये जटधारा। ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी, ये ध्यान रखना, ये इनकी गर्मी में गति कैसी होती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं सर्दी में कैसी होती है, 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है, उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ठीक है, कैसी, मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट। अब हमें आगे पढ़ना है इंडियन मॉनसून। क्या पढ़ना है हमें आगे, इंडियन मॉनसून। यहीं पे मैं थोड़ा आपको आईटीसी जेट के बारे में भी समझाऊं। देखिए, सबसे क्या पहले क्या लिखा है, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है।
इसलिए ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। किन्होंने? नाविकों ने। किस तरीके से, मैं भी बताऊंगी। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मानसून। तो मानसून नाम किसने दिया? ये अरब वासियों ने दिया। इससे मौसमी शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। अब देखिए किस तरह से जो अरब वासी हैं उन्हें इन हवाओं का, इन हमारे इंडियन मॉनसून से फायदा होता था। देखिए ये अपना है क्या? भारत। ठीक है, ये क्या है अपना? भारत। जब जब ये जो आईटीसी जेड की हमारी शिफ्टिंग होती है ना, ये एरिया हमारा क्या है? आईटीसी जेड वाला एरिया है। इसे हम बोलते हैं आईटीसी जेड, यानी कि लो प्रेशर जोन। आईटीसी जेड इसमें लिखा है ही नहीं। ये देखिए, ये लिखा है अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ। ठीक है, ये क्या है? ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्द एवं निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। जहाँ पे पता है ना, जहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, वहीं उसी को हम बोलते हैं अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यहीं पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, विषुवत वृत्त के, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। देखो देखो, ये मैंने बताया कि यहाँ अपना बन रहा है लो प्रेशर जोन। क्या बन रहा है? यहाँ हमारा बन रहा है लो प्रेशर एरिया। इस जगह ये है हमारा IT, लो प्रेशर। ठीक है, ये ऐसे उष्ण कटिबंधीय लो भी हम कैसे इसे कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल लो। ठीक है, तो ये है हमारा ITC जेड। ये ITC जेड कब बन रहा है? जब हमारे सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, कहाँ पड़ रही हैं? भूमध्य रेखा पर। जब हमारी सूर्य की किरणें 21 जून को पड़ती हैं कर्क रेखा पर, तब ये ITC जेड पूरा शिफ्ट हो जाता है कहाँ? कर्क रेखा की तरफ। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो जाता है? कर्क रेखा की ओर। देखिए, ये मैंने आपको बताई थी कोरियोलिस बल के कारण। जब ये ITC जेड ऊपर की तरफ अपना शिफ्ट हो गया, तो जो इनकी जो प्रवाह होने की दिशा है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, कोरियोलिस बल की तरह। कि अभी तो ये ऐसे बह रही हैं, पर कोरियोलिस बल के कारण ये इस तरह से बहना शुरू हो जाएंगी। ये हवाएं कुछ इस तरह से बहने लगेंगी जब ITC जेड की उत्तर में शिफ्टिंग होगी। इसी तरह से जब दक्षिण में शिफ्टिंग होगी, तब ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो हवाएं चल रही हैं, ये हमारी कुछ इस तरह से शिफ्टिंग होनी चालू हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये ITC जेड समझ में आ गया? यही ITC जेड मैंने बताया, ये अपना भारत है। तो यहाँ से हमारी क्या हो रही है? यहाँ हमारा है अफ्रीका। यहाँ हमारा क्या है? अफ्रीका। अब अब देखो, मैं अगर बात करूं कब की? गर्मियों की। कब की बात कर रही हूं मैं? गर्मियों की। गर्मियों में क्या होता है?
हमारी जो हिंद महासागर के भूमध्य सागर के नीचे वाली जो हवाएं हैं वो कुछ इस तरह से चल रही थी, और कोरियोलिस बल के कारण जब आईटीसी जेट की उत्तर में शिफ्टिंग हुई तब ये हवाएं हमारी चलनी प्रारंभ हो गई कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से ये चलने लगी। मैं बात कर रही हूँ गर्मियों की, जब हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं। इतना समझ में आया? तो जब भी ये कोई अरब 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 नाविक हमारे भारत की तरफ आता था तो यहाँ से उसे उसकी नाव को क्या मिल जाता था? बल मिल जाता था, और उसकी नाव अधिक तेजी गति से इस एरिया की तरफ चलने लगती थी। ठीक है, उन्हें कम जोर लगाना पड़ता था। तो इस तरह से अरब व्यापारियों नाविकों को इन हवाओं का पता चला। अब जब ये नाविक आ गए हमारे भारत पे, अब इन्हें लौटना है वापस। तो हमारा कौन सा? लौटता हुआ मॉनसून, जो तिब्बत की तरफ से आ रही हवाएं, जो तिब्बत की तरफ से हवाएं आती हैं वो इन्हें, इन नाविकों को लौटते में भी मदद करती हैं। मतलब कि अब ये नाविक हमारे भारत देश से जब बाहर जा रहे हैं तो ये हवाएं इन्हें लौटने में भी मदद कर रही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे कि ये चूंकि ये जहाज जो थे वो पवन की दिशा पर निर्भर थे, इसलिए अरब वासियों को ही सबसे पहले इन मानसूनी हवाओं का पता लगा और इन्होंने इसे मानसून नाम दिया, मौसमी नाम से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को महत्वपूर्ण है। देखो, अब हमें मॉनसून को समझना है, क्या है हमारा इंडियन मॉनसून। देखो, अब हम जो मॉनसून पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। अभी तक के लिए हमने जो पढ़ा, जो जाना, वो हमने पढ़ा क्या? थोड़ा सा हमने आईटीसी जेट के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? थोड़ा सा हमने ये आईटीसी जेट के, अगर मैं थोड़ा सा आपको आईटीसी जेट और अच्छे से समझाऊं तो देखिए, क्या मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम फिर से बनाएंगे, एक डायग्राम अपने, और यहाँ पे बनाएंगे एरिया। क्या है? ये है हमारा हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जोन। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा हाई प्रेशर जोन, इसके बाद ये हमारा लो प्रेशर जोन, और ये फिर से है हाई प्रेशर जोन। ठीक है, इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में मैंने बताया हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड देन फिर से हाई प्रेशर। मैंने बताया कि हवाएं कैसी चल रही हैं, मैंने बताया कि कैसी हवाएं चल रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और कोरियोलिस बल के कारण ये तिरछी चलती हैं। मैंने आपको ये समझाया, बताया। ठीक है, किस तरह से चल रही हैं, ये इस तरह से चल रही हैं। ठीक है, ये इस तरह से चलती हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ये मैं आपको कब की स्थिति बता रही हूँ, जब हमारा आईटीसी जेट भूमध्य रेखा पर है। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर है। ये हमारा आईटीसी जेट जोन है, तो ये सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ रही हैं? हमारी भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अब जब हमारी कर्क रेखा पर यानी कि 21 को हमारी जो किरणें हैं वो हमारी पड़ना शुरू हो जाती हैं कर्क रेखा पर। ठीक है, अब ये आईटीसी जेट जो पूरा है, अब यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें इस रेखा पर हैं तो टेम्परेचर इधर का हाई हो जाएगा ना, और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यही जो हवाएं हैं, यही वाली हवाएं, हवाएं चेंज नहीं हो रही, हवाएं तो यही है ना, यही हवाएं जब कर्क रेखा की तरफ आती हैं तो ये इस तरह से मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। समझ में आया?
तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, ये एरिया में अब हमारा बन रहा है क्या, हाई प्रेशर, लो प्रेशर जोन। ये लो प्रेशर जोन हमारा बन गया यहाँ पे। तो यहाँ की जो हवाएं, ये जो हवाएं हैं, हवाएं चेंज नहीं, ये जो हवाएं हैं यही तो इधर आ गई ना। तो ये किस तरह से चलने लगी, अब इस तरह से चलने लगी, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही चल रही हैं, ये ऐसे ही चल रही हैं जो ऊपर वाली हैं, ये अपनी, ये तो ऐसा ही चल रही हैं। लेकिन जो अपनी ये वाली हैं, ये ऐसे चलते चलते अब ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ऐसा ही हमारा मकर रेखा की तरफ होगा। तो यही है हमारा ITCZ, कुछ नहीं है, बस इतना ही है IT। बाकी और डिटेल में हम आगे की क्लासेस 11 12 में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम देख लिया हमने, सूर्य किस तरह से हमारा अलग अलग पृथ्वी के साथ कैसे, किस तरह से उसकी किरणें पड़ती हैं। बाकी हमने जेट स्ट्रीम को थोड़ा पढ़ा, जेट स्ट्रीम को हम और अच्छे से आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ पे हल्का फुल्का मैंने आपको समझा दिया जितना इस क्लास के लिए ज़रूरी था। और मैंने बताया कि अरब व्यापारियों को, अरब नाविकों को किस तरह से हमारी मानसूनी हवाएं, किस तरह से हमारी मानसून मदद कर रही हैं, हवाएं मदद कर रही हैं इंडिया में प्रवेश और वापस जाने से, ठीक है। इतना आ गया समझ में, मानसून हवाएं। बाकी मॉनसून किस तरह से हमारे इंडिया में प्रवेश कर रहा है, किस तरह से लौटता हुआ मानसून है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में।